वंदे मातरम साथियों सभी को। आज एक विशेष चर्चा हमने आयोजित की है जो एक अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एडवोकेट नीलेश ओझा जी और योहान जो इसमें बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छे से रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने एक विशेष चर्चा आयोजित की है। तो इस चर्चा में हम बहुत सारी चीजों पर आज प्रकाश डालने वाले हैं, जिसमें जो सभी हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी समझ में आए, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है वो रिसर्च जो करना पड़ता है वो अंग्रेजी में करना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी में ही ज्यादातर उपलब्ध है। लेकिन फिर उसको हिंदी में सभी तक पहुंचाना का भी हमने सोचा कि जरूरी है। तो आज नीलेश जी और योहान जो है वो एक ऐसा डेटा प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें उन्होंने कई दिनों तक जाग जाग कर रात रात भर जो है उस डेटा को प्रिपेयर किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है ये पर्दाफाश होने वाला है, जिसमें बहुत सारे लोगों के राज खुलने वाले हैं और बहुत गहराई से इस पर डेटा रिसर्च किया गया है। क्योंकि जिस तरह के उल जलूल जो है यहाँ नियम बनाए गए भारत देश में कोरोना के नाम पर, जिसमें कि 14 दिन के अंदर आपको दोबारा टेस्ट करा के जो आपकी टेस्ट पीसीआर टेस्ट है आपका वो वैलिड रहेगा, 14 दिन में आपको करवा के देना है। तो जैसे 14 दिन तक वो वायरस जो है उस व्यक्ति को छुएगा ही नहीं, ऐसा उन्होंने वो फालतू के नियम हमारे ऊपर लागू किए गए। और बहुत सारे नियम जिसमें कि सरकार की गाइडलाइन है कि वॉलंटरी है, लेकिन फिर भी मैंडेटरी करने का आदेश पास किए जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों पर उसके साइंटिफिक रीजन, उसके जो लीगल पहलू हैं और जो उसमें पर्दाफाश जो रहस्य का जो कई खोले गए हैं, उजागर किए गए हैं कई लोगों के नाम, जो अपने आप में वाकई चौंका देने वाले हैं, उन सब डेटा के लिए मैं चाहूंगा कि एडवोकेट नीलेश ओझा जी को मैं अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। तो नमस्ते नीलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। आपके मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि नीलेश ओझा जी से आप सभी परिचित होंगे कि इन्होंने जो अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़कर वैक्सीन की मुहिम को एक नया जो एक गति दी है और नई ऊर्जा जो दी है, वो सभी को मैं बताना चाहूंगा वो इतनी परवान चढ़ चुकी है कि अभी लगभग लगभग 2 लोगों ने यूट्यूब के और फेसबुक के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े जो हैं कंपनसेशन के दावे, ये वीडियोस डिलीट करने के और उनकी पोस्ट डिलीट करने के जो टोटली साइंटिफिक बेसिस पे थी, तो अपनी जो हमारे अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का जो प्रयास किया हुआ उसके लिए कंपनसेशन को डाल दिया है, जिसमें एक जो है लीगल नोटिस मेरी तरफ से भी गया है यूट्यूब को, और एक और हमारे टीम के सदस्य निशा जी है उनके तरफ से फेसबुक को गया है। तो नीलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो और मैं इसके बाद चाहूंगा कि अब जोड़ना चाहूंगा योहान टेंगरा को। तो योहान भाई मुंबई से हैं, आप सभी उनसे परिचित होंगे। योहान भाई स्वागत है आपका। स्वागत है वीरेंद्र भाई, कैसे हो? धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो योहान भाई कल आपने एक पोस्ट भेजी, बहुत क्रांतिकारी पोस्ट मैंने देखी, मैंने उसे पढ़ा पूरा और उसके अंदर जो सबूत थे मुझे लगता है कि यदि वो सब तक पहुंच जाए तो कुछ बहुत बड़ा बवाल कहे या फिर लोगों में भूचाल, या जो पूरा जो हल्के हैं जो ये सब कर रहे हैं जिस तरह का षड्यंत्र, उन सब में जो है बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है। तो मैं आप सभी से लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी अगले जो जितने भी कुछ देर में हम लोग कुछ बता पाएंगे समरी के तौर पे उसका एक संक्षिप्त रूप में और डिटेल में जिस तरह से बताना चाहें तो हम चाहेंगे। तो कैसे शुरू करें योहन भाई, आप पहले आपसे शुरू करें, उसके बाद नीलेश जी से हम इस विषय पे उसके साइंटिफिक पहलुओं पे हम बात करेंगे। तो योहन भाई शुरू करते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए। जी, योहन भाई। धन्यवाद वीरेंद्र भाई, ये करने के लिए। बात बहुत ही जरूरी है, जैसे आपने कहा, भारतीयों तक पहुंचने के लिए। बिकॉज अभी तक हमारे पे 1.5 साल से जो भी आपत्तियां और जो भी नॉनसेंस रूल्स थोपे गए हैं, अनसाइंटिफिक, गैर कानूनी और अनसंवैधानिक, इन सब का जड़ जो है आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें ही है। बिकॉज काफी टाइम तक लोग सोच रहे थे कि हमारे जो साइंटिस्ट है, जो नेशनल टास्क फोर्स में बैठे हैं, या जो एडवाइस कर रहे हैं सरकारों को कि क्या होना चाहिए ये वायरस के नाम पे, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये, हमारे जैसे भी जो लोग सोचते हैं उनको लग रहा था कि ये मिसगाइडेड है, या उन लोग ने मान लिया है कि सच में ये लोग डरते हैं वायरस से, इसके लिए इतनी सारी चीजें हो रही है। बट आज का जो हम चर्चा करने वाले हैं उससे लोगों को एक नया नजरिया मिलेगा कि इसके पीछे पैसा और इन्फ्लुएंस कैसे इन्वॉल्व है। ये सिर्फ साइंटिफिक एडवाइस देने का मामला नहीं है, बट इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा और बहुत ही बड़े लोग इन्वॉल्व है जो ये वैज्ञानिकों को और रिसर्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कोई समय गवाए बिना मैं आपको एक समरी देता हूँ। बेसिकली मैं पिछले 2 वीक से ये पीस पे काम कर रहा हूँ, जिसका मेन विषय यही है कि कैसी भारत की जो पब्लिक हेल्थ की सिस्टम है, जो बेसिकली 2006 से एक संस्था है PHFI नाम की, जिसको हमारे कपिल बजाज जी ने भी
बहुत एक्सपोज किया और वो बहुत सालों से इसके बारे में लिखते आए हैं, तो उनके काम ने डेफिनेटली मेरी बहुत मदद की। पर मैंने ये पीस में, मैं PHFI के मामले में भी गया हूँ और कुछ नई चीजें जानने को मिली, मैं उसके बारे में उसमें गया हूँ। पर मेन मुद्दा ये पीस का ये है कि हमारी जो नेशनल कोविड की टास्क फोर्स है, आप इसके बारे में जाके मीडिया में देखोगे तो मीडिया वाले बोलते हैं कि इस टास्क फोर्स में कौन बैठे हैं, हमें इनके नाम नहीं पता, और मैक्स टू मैक्स रिपोर्टिंग में आएगा कि चेयरमैन का नाम सबको पता है, मतलब टास्क फोर्स के चेयर VK पॉल है। फिर ये जब भी इंडिविजुअल लोगों का इंटरव्यू होता है, मतलब जैसे मानो कि टास्क फोर्स में श्रीनाथ रेड्डी बैठे हैं जो PHFI के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है सॉरी, तो उनका इंटरव्यू होगा तब उनके नाम के सामने आएगा कि टास्क फोर्स मेंबर श्रीनाथ रेड्डी, वैसा। तो कभी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का इंटरव्यू होता है तो वो लोग मेंशन कर देते हैं कि टास्क फोर्स में है, बट मीडिया में अभी तक कहीं पे भी पूरा लिस्ट आया नहीं है। मतलब टास्क फोर्स में 21 लोग हैं और इन लोग का इतना पावर है कि ये लोग लिटरली 1.5 साल से जो भी चल रहा है नेशनल लेवल पे, चाहे वो टेस्टिंग के प्रोटोकॉल हो, चाहे वो ये मैंडेटरी मास्किंग हो, चाहे वो अभी आइवरमेक्टिन और HCQ को गाइडलाइन से निकाला गया, ये सारे निर्णय जो है ये टास्क फोर्स ले रहा है। और अभी तक हमें पता नहीं है कि ये टास्क फोर्स में कौन बैठे हैं। मतलब इतना इतना ट्रांसपेरेंसी की धज्जियां उड़ गई है इस देश में कि जो लोग निर्णय ले रहे हैं कि ये सारी चीजों पे क्या होना चाहिए, उनके 1.5 साल से हमें नाम नहीं पता है। तो फाइनली एटलीस्ट अभी नाम उजागर होके सामने आए हैं। पर नाम जानना एक बात है, ठीक है, अभी सारे नाम उजागर होके आ गए, इसमें हम इंटरव्यू में कुछ लोगों पे टच करेंगे। पर मेन मुद्दा ये है कि जो लोग टास्क फोर्स में बैठे हैं उनके गहरे संबंध है ये जो भी फार्मा लॉबी है और टीके वाली लॉबी है, जो ये पूरे पैंडेमिक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनका बड़ा रोल है ये टास्क फोर्स में जो लोग बैठे हैं उसके पीछे। और PHFI का भी बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है टास्क फोर्स में। तो मैं पहले थोड़ा शुरुआत करूंगा PHFI से। अभी PHFI पे हमारा मेन एलिगेशन है वो ये है कि PHFI को गेट्स फाउंडेशन ने बनाया था, मतलब लिटरली गेट्स फाउंडेशन ने PHFI की स्थापना की और उसके लिए फिर भारत सरकार से और पैसा लिया है। तो गेट्स फाउंडेशन ने अराउंड 60 से 65 करोड़ इन्फ्यूज किए स्टार्टिंग के लिए, और फिर भारत सरकार से और 60 करोड़ उठाए, और फिर ये प्राइवेट जो बिलियनर्स है, जैसे कि मुकेश अंबानी भी पहले इन्वॉल्व थे, आनंद महिंद्रा इन्वॉल्व थे, नारायण मूर्ति इन्वॉल्व रहे हैं, शिवनादर है HCL के, तो ये सारे जो बिलियनर लॉबी है इनके थ्रू से भी काफी पैसा उठाया गया PHFI को खड़ा करने के लिए। और ये कहानी शुरू हुई 2006 में। तो इन लोग ने हमारे गवर्नमेंट के जो ICMR के डायरेक्टर जनरल है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो सेक्रेटरी है, हमारे DGHS है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, इन लोग ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि जो भी मतलब 2006 से जो भी इन पोस्ट के हेड पे जाएगा, मतलब सोचो पहले ICMR का डायरेक्टर विश्व कटोक था, फिर सौम्या स्वामीनाथन आए, अभी बलराम भार्गवा है। तो इन लोग ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि जो भी इन संस्थाओं का डायरेक्टर बनेगा या हेड बनेगा वो ऑटोमेटिकली PHFI के बोर्ड में आ जाएगा उनसे पूछे बिना। मतलब इसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं कि अगर सोचो कि अभी 3 साल के बाद कोई नया ICMR का डायरेक्टर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो PHFI की बोर्ड पे चले जाएगा। और PHFI की बोर्ड में गेट्स फाउंडेशन के लोग बैठे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हेड्स बैठे हैं, मतलब फोर्टिस ग्रुप जो है यहाँ पे बहुत बड़ी फार्मा चेन है उसके हेड बैठे हैं PHFI की बोर्ड पे। तो इन लोग ने हमारे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को कैप्चर करके वहां पे लेके रखा है। हमने जब भी RTIs की है गवर्नमेंट को कि आप हमें बोलो कि आपने क्या इनको परमिशन दी है कि ये हमारी पब्लिक पोस्ट में बैठ रहे हैं, फिर प्राइवेट बॉडी में जाके भी बैठ रहे हैं इन सभी वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जिनका खुद का एजेंडा है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसी कोई परमिशन दी नहीं है। तो बहुत सारी आप ये तो मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था ना एज ए PPP मॉडल, जहां तक मुझे याद है 2006 में। तो इन लोगों का रहना वहां पर क्या इज इट इलीगल, और क्या मतलब क्या वो गैर कानूनी है या क्या होना नहीं चाहिए, क्या है? पहली बात तो PPP मॉडल अगर आप सेटअप करते हो तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसकी अरेंजमेंट की डिटेल्स पब्लिक में होनी चाहिए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है प्राइवेट पार्टीज के बीच में या सरकार के बीच में उसको आप प्रोवाइड करो ताकि हमें पता चले आपकी टर्म्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, क्या कमिटमेंट है सरकार की, क्या कमिटमेंट है प्राइवेट पार्टीज की। वो अग्रीमेंट अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी बात, PHFI शुरुआत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती है। अगर वो होता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो एग्रीमेंट आने के बाद, जो अभी तक है नहीं। और पब्लिक अथॉरिटी में RTI एक्ट के अंदर उनको सबमिट करना पड़ता है, मतलब दे हैव टू ओबे द RTI एक्ट। ठीक है, तो उन्होंने पहले 6 साल RTI से कंप्लाई नहीं किया, RTI एक्ट से कंप्लाई नहीं किया। और जो भी RTI इनको भेजे जाते थे ये बोलते थे हम ऑटोनोमस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब ऑटोनोमस भी है और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। तो ये तो पहली बार है जहाँ पे ऐसा हुआ है। तो ये एक्चुअली डिस्प्यूट जो है वो काफी एक्टिविस्ट जो कपिल बजाज जी थे और उनके साथ एक किशन लाल करके भी एक
आदमी थे, उन्होंने ये मुद्दे को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक लेके गए, और फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में पीएचएफआई आई, और वहां पे शैलेश गांधी नाम के एक अच्छे इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उन्होंने रूलिंग दिया कि आप जो है वो पब्लिक अथॉरिटी हो, मतलब आपने सरकार से पैसा उठाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा उठाया है, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा उठाया है, तो ऐसे कैसे कह सकते हो आपके आरटीआई एक्ट के अंदर आते नहीं हो, और आपने गवर्नमेंट के अधिकारी भी लेके बैठे आपके बोर्ड पे। तो तब से उनको रूलिंग मिला है कि आपको आरटीआई एक्ट के साथ कंप्लाई करना शुरू करना है। और पीएचएफआई की मतलब इतनी उनकी गट्स है कि वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाके बोल रहे हैं कि हमारे बोर्ड पे जो सरकारी अधिकारी है वो प्राइवेट कैपेसिटी में बैठ रहे हैं, पब्लिक मजाक चल रहा है है, और पर वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में बैठे हैं वहां पे। ये पीएचएफआई का रिस्पॉन्स था वहां पे। अगर आप वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की पूरी जो रूलिंग थी वो आप पढ़ सकते हो। तो ये तो शुरुआती कांड है इनके, बट आगे जाके भी बहुत सारे घपले हुए। मतलब इनके 2013-14 में हमारी जो सरकार ने 100 करोड़ इन्फ्यूज किए थे पीएचएफआई में, मतलब 65 करोड़ पहले और फिर 35 और ऐड किए थे, उसमें से 80 करोड़ गायब हो गए। ठीक है, तो 80 करोड़ टैक्स पेयर मनी, छोटी रकम नहीं है वो। 80 करोड़ इन्होंने, कोई एफडी का स्कैम था उसमें गवा दिए। मतलब कोई एफडी वाला स्कैम कर रहा था बैंक के अथॉरिटी जैसे बन के कि हम आपको 1% ज्यादा इंटरेस्ट देंगे और आपका पैसा जल्दी विड्रॉ करने देंगे, तो उन्होंने उसमें पैसा डाला। अभी जहां तक बात है कि पैसे एक्चुअली में चोरी हुए हैं या पैसे वो गायब किए गए हैं, वो सीबीआई की इंक्वायरी उसमें हुई थी, उसकी डिटेल्स अभी तक सामने निकल के आई नहीं, उसके लिए हमने आरटीआई फाइल की है। बट 80 करोड़ के टैक्स पेयर मनी वो गायब कर गए। ठीक है, गायब हो गए, चोरी हो गए, वो पता नहीं, बट वो चले गए, मतलब अभी उनके पास तो है। रजत गुप्ता जो मैकेंजी का हेड था पहले, ही वाज एक्चुअली लीडिंग दिस ना, वो इसको वही लीड कर रहा था कि वो भी इसमें इन्वॉल्व था किसी तरह से, राइट? रजत गुप्ता को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कन्विक्ट किया गया था अमेरिका में, और रजत गुप्ता का बैकग्राउंड रॉकफेलर फाउंडेशन और गेट्स फाउंडेशन के साथ था पीएचएफआई में आने के पहले। मतलब वो पहले रॉकफेलर फाउंडेशन की बोर्ड पे बैठता था, फिर गेट्स फाउंडेशन में भी बैठा है वो, और तो वो बेसिकली बिल गेट्स का ही आदमी था। और उसका संबंध मनमोहन सिंह के साथ बहुत ही गहरा था। तो उसमें भी मैं आर्टिकल में गया हूँ, और कपिल जी ने भी कुछ अच्छे पीस लिखे हैं उस पे मनमोहन जी के और रजत गुप्ता के संबंध के साथ। बट वो फिर एक बार कन्विक्ट हो गए तो फिर वो पीएचएफआई की चेयरमैनशिप से निकल गए, और फिर आनंद महिंद्रा थे उसके चेयरमैन कुछ टाइम तक, फिर नारायण मूर्ति आए, और अभी टीसीएस के एक्स वाइस प्रेसिडेंट है राम दुराई, वो अभी चेयरमैन है पीएचएफआई के। जी, तो ये मामला है मतलब पीएचएफआई का। और इसमें स्टार्टलिंग बात ये है कि पीएचएफआई को सेटअप किया गया था भारत में पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है, जो मतलब ये सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन लोग ने सेटअप किए हैं, उसको बनाने के लिए। और हमारी जो कैपेसिटी है, मतलब जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हमारे जो पब्लिक हेल्थ में रिसर्च कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पीएचएफआई को सेटअप किया गया था, और गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना। तो इन लोग ने क्या किया है, बेसिकली ये 2006 से इनकी प्लानिंग चल रही है कि ये गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर, फार्मा कंपनी, मतलब पीएचएफआई को सिर्फ इनसे पैसा नहीं आता, उनको फाइजर से पैसा आता है, इनको ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन से पैसा आया है, और आते रहता है। तो आप देखोगे इनके फाइनेंशियल ग्रांट में जनवरी के महीने में पीएचएफआई को फाइजर से बहुत बड़ा ग्रांट मिला। फाइजर अभी कोविड का टीका बना रही है। फिर जाके गेट्स फाउंडेशन ने इनको जून में ही फंडिंग दी है। ये साल के जून में इनको बहुत बड़ी ग्रांट मिली है गेट्स फाउंडेशन से। तो अभी हमने आरटीआई फाइल किया है कि आप हमें डिटेल्स बताओ कि ये पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है। और अभी तक हमें पता नहीं है कि जो सरकारी अधिकारी पीएचएफआई के बोर्ड में बैठे हैं, पहले तो बैठ भी रहे हैं कि नहीं वो पता नहीं हमें, बिकॉज सरकार ने बोल दिया कि इनको कोई परमिशन दी नहीं है। पर अगर वो बैठ रहे हैं वहां पे, तो क्या उनको सैलरी मिल रही है पीएचएफआई की फंडिंग से? और अगर उनको सैलरी दी जा रही है वहां पे बोर्ड पे बैठने के लिए, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। मतलब आप ये फार्मा कंपनीज और ये सब पीएचएफआई का बजट फाइनेंस कर रहे हैं, फिर उसमें से आप इनको पैसा दे रहे हो, तो वो तो एक सॉर्ट का ब्राइबरी हो गया ना फिर हमारे अधिकारियों का। तो ये मुद्दा है। और योन भाई, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन जैसे लोग जो देख रहे हैं, और हमने जो लिखा कि कोविड-19 टास्क फोर्स का पर्दाफाश, तो इस पीएचएफआई से जो अभी हम लोग सिचुएशन झेल रहे हैं उसका कनेक्शन थोड़ा सा बता देंगे तो लोगों को थोड़ा वो बाद में कनेक्ट करने की बजाय पहले थोड़ा कनेक्ट करके बैठ के देखेंगे थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा अगर उसको बता दें अगर आप। पीएचएफआई का मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, बिकॉज पीएचएफआई को बनाया गया था भारत में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आप जाके देखोगे अभी लास्ट 1.5 साल में पीएचएफआई के एटलीस्ट 9 से 10 लोग सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब पीएचएफआई के लोग जो पीएचएफआई के पेरोल पे है, वो लोग जाके फिर स्टेट गवर्नमेंट पे पॉलिसी बना रहे हैं। तो ओडिशा गवर्नमेंट के साथ उनका टाई अप है, गुजरात गवर्नमेंट के साथ उनका टाई अप है, शिलोंग में उनका एक है, फिर बैंगलोर में एक है, तो ऐसे करके दिल्ली में भी है।
तो सारे स्टेट गवर्नमेंट को उनको कवर करके रखा है, और नेशनल टास्क फोर्स में पीएचएफआई के प्रेसिडेंट और पीएचएफआई के लोग बैठे हैं, ये कनेक्शन है उसका। जी नीलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, इन शॉर्ट में अगर कॉमन मैन की भाषा में अगर बताया जाए, इन शॉर्ट में एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी साजिश के तहत पीएचएफआई बनाई गई, इनका ग्रुप बनाया गया, और आगे चल के जब भी पैंडेमिक आएगा या लाया जाएगा, महामारी आएगी या लाई जाएगी, उस समय लोगों को गुलाम बनाकर, उनको चूस कर, उनकी जान से खेल कर किस तरह से उन पर राज किया जाए, इसका ये पूरा प्लान था। और वो लोग आज हमारी ऐसी नॉनसेंस इलीगल पॉलिसी तय कर रहे हैं, और उसका पीछे का क्या कनेक्शन है वो फिर योहान भाई ने उसको एक्सपोज किया। बिल्कुल जी। तो वो मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि पीएचएफआई को इन वेस्टेड इंटरेस्ट ने भारत सरकार के बीच में बिठाया है, और फिर ये लोग जाके सारी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करें। मतलब कोविड की बात ही नहीं है, अभी जो आयुष्मान भारत के अंदर जो ये हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है, फिर आयुष्मान भारत के अंदर जो भी स्कीम लॉन्च की गई है, ये सारी चीज की ड्राफ्टिंग पीएचएफआई के चेयर प्रेसिडेंट श्रीनाथ रेड्डी इसमें इन्वॉल्व थे, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसमें पीएचएफआई के लोग इन्वॉल्व थे। तो इन लोग ने लिटरली एक संस्था बना के रखी है जहां पे वो लोग फंडिंग दे रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को कैप्चर करके अपना एजेंडा जो है वो हमारी सरकारी पॉलिसियों में वो लोग ला रहे हैं। ये पीएचएफआई का शुरुआत से गोल रहा है, और जैसे सर ने कहा, ये पैंडेमिक के टाइम इनके लिए बहुत आसान हो गया कि ये टाइम पे जो भी ये जो कंस्पिरेसी वाले लोग चाहते हैं, जो बेसिकली कंस्पायर कर रहे हैं कुछ एजेंडास के लिए, इन लोग ने आराम से उसको थोप दिया है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू, बिकॉज टास्क फोर्स को इन्होंने कैप्चर करके रखा है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के एडवाइजरी को भी इन्होंने कैप्चर करके रखा है। तो जो टास्क फोर्स की बात है उसमें ये षड्यंत्रकारियों ने अपने लोग जो है बिठा के रखे। अभी आप सोचो, मुझे एक मतलब ऑलमोस्ट दो वीक तक पता नहीं था कि टास्क फोर्स में कौन बैठ रहा है। तो मुझे भी ये 2 वीक पहले ही पता चला है। मुझे कुछ लोग पता थे, बट पूरी टास्क फोर्स की कंपोजिशन पता नहीं थी। अभी मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे लगा चलो कुछ लोग होंगे यार जो कनेक्टेड है, तो 5 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, सारे 21 कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? तो वो मेरे लिए भी काफी स्टार्टलिंग था, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया, वो आप आर्टिकल में जाके गहराई से पढ़ सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा आर्टिकल हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए प्रोफेशनली। बट आप देखोगे टास्क फोर्स में तो जो मेंबर्स है इसके, वो हर एक मेंबर जो है वो इधर गेट्स फाउंडेशन से कनेक्टेड है या कोई फार्मा कंपनी से कनेक्टेड है। तो मैं कुछ आपको संक्षेप में बताता हूँ कौन मेन लोग है जो इसको पूरा ड्राइव कर रहे हैं। तो मेन लोग में आप सोचोगे तो अमेरिका में जैसे फाउची है, वहां पे कोई एक आदमी नहीं है यहाँ पे जो इसको पूरा ड्राइव कर रहा है, बट कुछ मेन लोग है। आप मेन लोग को ये मीडिया में आते रहते हैं और सरकारी व्यवस्था में भी काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। उनके नाम अगर मैं दूं तो विनोद के पॉल है, फिर गगनदीप कांग है, फिर के विजय राघवन है, वो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है पीएमओ को, फिर एनके अरोरा, नरेंद्र कुमार अरोरा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, बलराम भार्गवा है, रणदीप गुलेरिया है। तो ये सारे लोगों के कनेक्शन अभी ये मेन है। फिर पर इनके अंदर भी फिर दूसरे लोग आते हैं, समीरन पांडा जैसे, और श्रीनाथ रेड्डी भी काफी मेन टॉप पे आता है एक्चुअली, बिकॉज श्रीनाथ रेड्डी पीएचएफआई का प्रेसिडेंट है, तो वो काफी इन्फ्लुएंस रखता है पॉलिसीज को, मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये मेन लोग है, और इनके अगर आप जाके आर्टिकल में पढ़ोगे तो जो भी साइंटिस्ट है या ब्यूरोक्रेट्स है, उनके संबंध जो है गेट्स फाउंडेशन के साथ, फार्मा कंपनीज के साथ, जो फाइनेंशियल संबंध है, मतलब काफी सारे जो वैज्ञानिक है जो टास्क फोर्स में बैठे हैं, उनकी रिसर्च गेट्स फाउंडेशन फंड कर रही है डायरेक्टली। मतलब जो हमारी भारत में जो टेस्टिंग के लिए जो लेडी असाइन की गई है, निवेदिता गुप्ता है उनका नाम, वो आईसीएमआर में बैठती है, तो उनको उनकी रिसर्च के लिए आप आईसीएमआर के वेबसाइट पे जाके फॉरेन ग्रांट्स देखोगे तो उनकी रिसर्च जो वो अकेली हैंडल करती है, मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 लोग की टीम है, जो अकेली वो हेड कर रही है, उसके लिए गेट्स फाउंडेशन ही पैसा दे रहा है उनको। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्टली फंडिंग आ रही है गेट्स फाउंडेशन से, और कुछ कनेक्शंस है, जैसे कि वो फिर उनकी मीटिंग्स में जा रहे हैं, गेट्स फाउंडेशन को एडवाइस कर रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र कुमार अरोरा है, वो हमारी एईएफआई कमेटी में बैठते हैं, मतलब जो टीके के बाद जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है भारत में, जो डिसाइड करे, जो निर्णय लेगी कि टीके के बाद क्या टीके से हुआ या किसी दूसरी चीज से हुआ। तो आप उस कमेटी को कोई फार्मा वाले के हाथ में कैसे दे सकते हो? उसके हाथ में दे दिया तो वो तो जरूर बोलेगा कि ये टीका से हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसका तो शॉर्ट में कह सकते हैं 14 साल से फील्डिंग सेट कर रहे हैं ये लोग।
ऑफ कोर्स यार, बहुत ही लंबा प्लान करके आए हैं, उनकी इंटेलिजेंस को भी दाद देना पड़ेगा, पर वो पूरा नेगेटिव वे में उसको यूज कर रहे हैं। पर ये बहुत लंबी टाइम से इनकी प्लानिंग चली है, और आज हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में इतना चुप्पी क्यों है, इतनी मीडिया में चुप्पी क्यों है, इतनी जो पॉलिटिकल पार्टीज इनमें चुप्पी क्यों है, बिकॉज सब लोग को कैप्चर करके रखा है ना। तो आप इतने लोग को आप जाल फैला के बिठाओगे, और ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स इनको बोल रहा है कि आप ये बोलो वो बोलो, बट एक टाइप का मतलब सिस्टम में ऊपर जाने के लिए फिर इनकी बात माननी पड़ती है। अगर ये लोग आके फिर इनके अगेंस्ट जाएंगे, तो हमने देखा है कि जो अब्रॉड में डॉक्टर रहते हैं जो इसके अगेंस्ट आके बोलते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं ये लोग मीडिया में वगैरह। तो इनमें भी डर बना के रखते हैं, और फिर उनको अगर पैसा चाहिए रिसर्च करने के लिए, और अगर गेट्स ही पैसा दे रहा है और रॉकफेलर पैसा दे रहे हैं, तो फिर इनके अगेंस्ट क्यों जाएंगे वो लोग, नहीं तो उनका फंडिंग ड्राई अप हो जाएगा, फिर ये लोग रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइप के इन्फ्लुएंसेस रहते हैं इन पे, जो इनकी देखो क्या है कि अभी मैं कल एक एडिटोरियल पढ़ रहा था अमर उजाला में, उसमें कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर कैसा होना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छी बात एक लिखी हुई थी, बड़ी स्पेसिफिक, कि जो पूरा आईएएस आईपीएस अब जो बनाया गया था, ये अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर लागू करने के लिए, जो भारत को लूटने के लिए और सब कुछ सिस्टम बनाया था। तो अब आप उस पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कि वो लोग अब जो आईएएस आईपीएस है वो भारत के भले के लिए काम करेंगे। और बड़ी बात ये थी कि जो अंग्रेज जो आईएएस आईपीएस होते थे, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट या जहां भी उनको प्लांट किया जाता था या करते थे, उनको वहां के एक गली मोहल्ले की जानकारी हुआ करती थी, जो आज एक्चुअली उस टाइम पे दे, बिकॉज उनको तो राज करना था ना। तो यही जो आप कह रहे हैं कि वो तो जब पद पे हैं तब भी उनकी चांदी है, और पद के बाद उल्ट उस पे सोना है, बल्कि चांदी के अलावा सोना है उनका। बिल्कुल। और ये मतलब सिर्फ ऑफकोर्स हेल्थ सिस्टम में इन्फ्लुएंस नहीं है, पर जैसा आप कह रहे हो दूसरे गवर्नमेंट विभागों में और प्राइवेट सेक्टर में भी इन लोग ने जाल बिछा के रखा है। सो या दैट, ये तो समरी है बस बात का। अगर डिटेल में जाना है, और मैंने नाम तो ले लिए ओपनली, तो ये नाम को हमें एक्सपोज करना है मेनली, क्योंकि ये लोग ही है जो अभी पूरे हेल्थ का जो एजेंडा है उसको ड्राइव कर रहे हैं। और ऐसी बात भी नहीं है कि चलो मान लो यार अभी गेट्स का ये मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ फाउंडेशन में बैठ रहे हैं, पैसा ले रहे वगैरह, पर तो भी कोई बोलेगा यार अरे ये तो अच्छे लोग हैं, अपने ही साइंटिस्ट है, अपने देश को क्यों बेचेंगे वगैरह, तो अभी एक बात होती है कि चलो उनके मान लो संबंध है, पर तो भी वो सच्चे व्यक्ति है और वो विज्ञान के साथ जाते हैं, और जो सही विज्ञान है उसके साथ जाते हैं, तो फिर आपको उनके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। मतलब आपको देखने को मिलता है कि चलो ये बंदा गेट्स फाउंडेशन में जाके बैठ रहा है, बट फिर उसके स्टेटमेंट्स अच्छे हैं। मतलब मान लो कि अभी हमारे पास जेकब पुलियल जैसे लोग हैं जो एनटीए में पहले बैठे हैं, फिर जयप्रकाश मुलियल है, तो अच्छे लोग हैं ये लोग। इनकी जो स्टेटमेंट्स रहती है पब्लिक में वो साउंड साइंस के ऊपर बेस्ड होती है। बट अभी आप ये टास्क फोर्स वालों के स्टेटमेंट्स देखोगे, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनके, जो फाइनेंशियल जो पैसे के मामलों में इनके संबंध है ये फार्मा लॉबी के साथ, तो उनके स्टेटमेंट्स आपको हंसा के मतलब हंसा देंगे, रुला देंगे, वो आपके ऊपर है। बट आप एक उदाहरण देता हूँ, तो वीके पॉल का मैंने नाम लिया, वो टास्क फोर्स का चेयर है, और वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कम्युनिकेट करता है। मतलब टास्क फोर्स में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंचाता है। तो उनका स्टेटमेंट आया है मीडिया में कि आपको घर पे मास्क पहनना चालू करना चाहिए। तो इनके सबके ऐसे स्टेटमेंट है। तो आर्टिकल के तो एंड में मैंने आप जो नाम इतने सारे ले रहे हो योहन भाई, मैं सबको बता देता हूँ कि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है नीचे, वो हमने अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे योहान के इस आर्टिकल का लिंक हमने डाल दिया है। आप उस लिंक पे जाकर वो सारा जो आर्टिकल है और नाम है टास्क फोर्स, जितना भी एक्सटेंसिव रिसर्च योहान ने जो किया है वो पूरा आर्टिकल उसमें है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो उसमें लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग साथ साथ में उसे देखते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे। हाँ योहन भाई बोलिए आगे। जी, तो मैंने ये आर्टिकल के एंड में ये जो भी टास्क फोर्स में एवरी सिंगल मेंबर है, और जो मैंने कहा कुछ लोग हैं जो टास्क फोर्स में बैठते नहीं है बट मीडिया में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। मतलब आप देखोगे तो गगनदीप कांग के बहुत इंटरव्यू होते हैं मीडिया में, टीवी पे भी, और मतलब ध्रुव राठी के चैनल पे भी गगनदीप कांग का इंटरव्यू हुआ था। हाँ, तो ये सेम लोग को घुमाते रहते हैं। मतलब गगनदीप कांग, फिर नरेंद्र कुमार अरोड़ा है, वो बहुत ही मीडिया में आता है, आप उसको देखोगे तो। विनोद पॉल भी बहुत मीडिया में आता है, वो तो आएंगे ऑफकोर्स, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट है। बट इनके श्रीनाथ भोपू है वो एक तरह से, हाँ हाँ, हर वो जगह श्रीनाथ उनका। रेड्डी तो बहुत आते हैं, श्रीनाथ रेड्डी तो आते ही रहते हैं मीडिया में। अगर आप देखोगे तो काफी सारा इंग्लिश प्रिंट मीडिया है, वो अगेन एंड अगेन श्रीनाथ रेड्डी को ही लाते हैं मोस्टली, और काफी पीएचएफआई के लोग आते रहते हैं। तो इनके आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि टीका से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, 100% सुरक्षित है। गगनदीप कांग का तो ऐसा स्टेटमेंट है कि जो ब्लड क्लॉट का इश्यू हो रहा है अभी टीका लेने के बाद, वो चिंतादायक नहीं है। मतलब उसके लिए आप परेशान मत करो, ब्लड क्लॉट हो रहा है बट वो सेफ्टी रिस्क नहीं है। तो नहीं, वो ऐसे आपने मतलब ब्लड क्लॉट की बात की, आज मैं योहन भाई बताता हूँ, आज मेरे पास आज सुबह
एक यहाँ पर एक सरकारी एसडीओ है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, महिला है। मार्च में उसने वैक्सीन लगाई थी और मार्च में अभी तक वो ज्यादा देर 5 मिनट खड़ी नहीं रह सकती है, उसको काम भी करना पड़ता है। आज सुबह आकर मेरे पास गई है, बोली तब से मेरे सर दर्द, मेरा बुखार, मेरे शरीर को, मैं 5 मिनट खड़ी हो जाऊं मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आज का केस मैं बता रहा हूं, कहती मैंने दूसरी डोज ली ही नहीं। नहीं तो हो ये रहे, दुष्प्रभाव तो बहुत हो रहे हैं, बट बिल्कुल इन लोग बिल्कुल ने क्या, जैसे कि आप देख रहे हो कि AEFI कमेटी को पूरा कैप्चर करके रखा है, तो गाइडलाइंस भी इन्होंने ही बनाई है कि टीके के बाद क्या दुष्प्रभाव होते हैं, वो टीके से हुए या कोई दूसरे कारण से हुए, तो ये भी उन्होंने ही निर्णय लिया है कि ये लोग ही बोलेंगे। मतलब जो AEFI कमेटी है हमारी, अभी सोचो अभी आपका जो केस है, अगर वो जाके AEFI रिपोर्ट करती है, तो फिर उसका जो लोकल हॉस्पिटल है जहाँ पे लिया था वो लेगा रिपोर्ट, फिर वो स्टेट AEFI कमेटी पे जाएगा, फिर नेशनल वाले पे जाएगा। अभी नेशनल के हेड कौन है? नरेंद्र कुमार अरोड़ा। तो भाई ये भाई साहब वहां पे बैठे हैं और फिर ये निर्णय लेंगे कि कौन टीका से मरा है, कोई नहीं मरा है। और फिर ये गेट्स फाउंडेशन से अपनी रिसर्च के लिए पैसा उठा रहे हैं, गेट्स फाउंडेशन को एडवाइस कर रहे हैं, गेट्स फाउंडेशन ने जो प्रोजेक्ट्स चालू है उसको चेयर कर रहे हैं। तो एक क्लियर केस है ना भाई, आप का पूरा मोटिव यही है कि जो भी टीके कंपनी को आप जितना बेनिफिट दे सकते हो, क्योंकि गेट्स फाउंडेशन तो वही वो वैक्सीन कंपनी के बेनिफिट के लिए ही वो काम कर रहे हैं। वो गेट्स ने पूरी जो वैक्सीन और फार्मा कंपनीज के शेयर लेके बैठे और फिर वो अपनी फाउंडेशन के थ्रू ये सारा काम करते हैं जिससे उनको मुनाफा हो और फिर गेट्स को भी पैसे का बेनिफिट होता है, बिकॉज वो काफी शेयर होल्डिंग पहले से लेके बैठा है, उसका स्ट्रेटेजी वही है बेसिकली। बिल्कुल वो एसडीओ थी, बट उसको पता भी नहीं था कि AEFI कुछ होता है। आप सोचिए गांव के व्यक्ति की क्या हाल होगा, उसको तो AEFI शी डजंट नो द फुल फॉर्म ऑफ इट, उसको ये नहीं पता कि AEFI सर ये होता क्या है। तो हमें लगता है कि जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट जो है हमारे जनता के पैसे से जो पूरी सरकार लगा रही है कि टीका सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, नीचे कहीं ये भी लिख देती कि वॉलंटरी है, नीचे कहीं ये भी लिख देती कि अगर साइड इफेक्ट होता है तो AEFI में केस रजिस्टर करवाओ, लेकिन ये सब कुछ नहीं लिखा गया। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। तो मुझे लगता है कि जो मैं कल आपका पूरा आर्टिकल पढ़ा योन भाई, वो तो बड़ी विस्फोटक सामग्री आपने डाल दी है। तो मुझे लगता है कि वो उसको पूरा एक हथियार की तरह इसको एक्सपोज करने के लिए सभी को हमें यूज इसको करना भी चाहिए। तो उसमें और ऐसी कौन सी चीजें जो लोग पढ़कर जो है जो आगे लोगों को बता सकते हैं, उसके बारे में प्लीज जरूर बताइए। भाई मैं यही बोलूंगा मेनली कि जो मेन इश्यू है वो यही है कि अभी हमें जो भी नाम निकल के सामने आए हैं, जैसे कि बलराम भार्गव भी काफी कनेक्शंस रखते हैं, मतलब वो PHFI की गवर्निंग बॉडी में बैठ रहे हैं, फिर वो ICMR के भी डायरेक्टर जनरल है। फिर मेन बात है कि ये सब लोग ने झूठ बोला ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये कमेटी में से 6-7 लोग हैं जिन्होंने ओपनली झूठ बोला है। तो NTAGI नाम की एक संस्था है भारत में जो गवर्नमेंट ने सेटअप की है, जो निर्णय लेती है कि कौन सा टीका भारत के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आएगा या नहीं आएगा। मतलब वो लोग निर्णय लेते हैं कि सोचो उन लोग ने निर्णय लिया कि नया कोई वैक्सीन ये प्रोग्राम में आ गया, तो पूरी जो गरीब पॉपुलेशन है, पब्लिक हेल्थ पे जो डिपेंड करते हैं लोग, उनको फ्री में वो वैक्सीन मिलेगा, मतलब हमारे टैक्स का पैसा उसमें जाएगा। तो ये लोग निर्णय ले रहे हैं, तो ये कमेटी में इनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या इनके। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हिंदी में कहूँ तो मतलब सोचो कि मैं बैठ रहा हूँ ये कमेटी में और मैं टीके पे निर्णय ले रहा हूँ, तो क्या मेरे कोई टीके कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल संबंध है? साठगांठ है पहले इधर काफी लोग जो होते हैं वो ये टीके वाले उनको स्पॉन्सर करते हैं अब्रॉड पे, मतलब बाली वाली पे ट्रिप्स पे जाने के लिए, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के लिए उनको पैसे मिलते हैं। टीका बेच जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं साधारण भाषा में कहें तो अपने जिस पद पे हैं उस पद पे बिना किसी लालच के वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, वो जो चीज पे वो एडवाइस दे रहे हैं उनमें उनका कोई मुनाफा है या नहीं, मतलब अगर वो व्यक्तिगत मुनाफा नहीं है, निष्पक्ष हो गए, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ता है वो कमेटी में बैठने के पहले कि मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब मैं कोई फार्मा कंपनी या ऐसी कोई भी संस्था से पैसा नहीं ले रहा जिसका टीका में मुनाफा है। ठीक है, तो वो लोग ने ओपनली बोला कमेटी में कि हमारा नहीं है। और मैंने ये आर्टिकल में वही दिखाया है कि जो लोग ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं, जो लॉ के हिसाब से पनिशेबल ऑफेंस है, वो लोग कमेटी में जाके मतलब ओपनली झूठ बोल रहे हैं कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उनके सारे कॉन्फ्लिक्ट कैसे है गेट्स फाउंडेशन के साथ, रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ, फार्मा कंपनीज के साथ, वो मेनली एक्सपोज किया है। तो उनके झूठ को अभी नीलेश जी आगे लेके जाएंगे जो लीगल नोटिस फाइल हुआ है। बट जहां तक मेरे आर्टिकल की बात है तो मेन मुद्दे हमने यही कवर किए हैं। एक और मेन मुद्दा है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि भारत में 2006-2007 में HPV वैक्सीन के ट्रायल हुए थे, जिसपे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। आप अगर लोगों को याद होगा तो
गेट्स फाउंडेशन के अगेंस्ट भी काफी आर्टिकल्स आए थे कुछ साल पहले कि गेट्स फाउंडेशन को भारत से निकाल दिया गया है, क्योंकि 2017 का है वो। हाँ, 2017 में एंटी मैं उस पे एजीआई के साथ ही कुछ पंगा हुआ था उनका। हाँ तो मैं उस पे भी आता हूँ, बट इसकी जो कहानी की शुरुआत होती है वो 2007 से होती है। तो 2007 में गेट्स फाउंडेशन ने पाथ नाम की एनजीओ को पैसे दिए ये एचपीवी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। और वो टाइम पे क्या हुआ कि पाथ ने सारे जो भारत में क्लिनिकल गाइड ट्रायल्स के रूल्स है उसको पूरी तरीके से लॉ को तोड़ दिया। मतलब क्लिनिकल ट्रायल में ये करना होता है कि अगर आप किसी को टीका दे रहे हो तो उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है, मतलब उनको बोलना पड़ता है कि भाई ये ट्रायल है, इसमें ये टीका लगाने से ये दुष्प्रभाव हो सकता है, आपको ये एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फिर आप मानते हो तो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो फिर आप एनरोल हो ये ट्रायल में। तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट किसी को दिया नहीं गया। जो भी फॉर्म्स थे, मतलब उनकी दस्तखत लेनी पड़ती है लोगों की जब वो ट्रायल में एंटर करते हैं, तो उनकी दस्तखत को दूसरे लोगों ने दिया, मतलब उनके जो माता पिता थे या वो बच्चे थे उन्होंने नहीं दिया, वो भी फॉर्ज किए गए थे। हाँ, बिल्कुल। वो फॉर्ज्ड फॉर्म्स थे जो सरकारी लोग या स्कूल में जो लोग थे उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें निकल के आई जब, और जब निकल के आया कि इन लोग ने जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं, मतलब जो टीका लगाने के बाद जो दुष्प्रभाव होते हैं, गंभीर दुष्प्रभाव जो होते हैं, उनको रिपोर्ट करने के लिए कोई इनका मैकेनिज्म नहीं था वो स्टडी में, ट्रायल में, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे। मतलब तो ये भी उजागर होके आया। तो फिर हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो उसका एक पैनल सेटअप हुआ और फिर उन्होंने बहुत ही लंबी एक 70 सेकंड रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने पाथ की भी बहुत इंसल्ट की उसमें, और पाथ के अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस है कि कैसे उन्होंने लॉ तोड़ा है वो सामने लाया। फिर आईसीएमआर ने कैसे पाथ के साथ कल्यूड करके आईसीएमआर ने भी कैसे लॉ को तोड़ा, वो भी उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया। मतलब डीसीजीआई जो है, जो अभी वीजी सोमानी हेड कर रहे हैं, पर वो टाइम पे भी डीसीजीआई ने उसका अप्रूवल दिया था, तो उसको भी उन लोग ने रिपोर्ट में दिया। तो ये सारी चीजें वो टाइम पे उजागर होकर आई थी, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ने बोला था कि आप पाथ को प्रोसिक्यूट करो। और उन्होंने तो इतना भी बोला था कि पाथ के ट्रायल दूसरे देशों में चल रहे हैं, तो भारत को डिप्लोमेटिक चैनल खोलना चाहिए दूसरे देशों के साथ, पाथ को वहां पे क्या कांड कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर हमारे जो कॉलिन गोंजाल्वेस है उन्होंने एक एनजीओ के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा इस पे, और वो केस अभी तक ऑनगोइंग है। वो केस की भी काफी डेवलपमेंट्स हो गई है, बट वो मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट मेन मुद्दा यही है कि वो टाइम पे इन्होंने आईसीएमआर को अक्यूज किया था। मतलब इन लोग ने आईसीएमआर को बोला था कि भाई आईसीएमआर बनाई गई है कंट्री में रिसर्च की कोऑर्डिनेशन करने के लिए, आपको ये काम के लिए नहीं बनाया गया कि आप निर्णय लोगे कि कौन सा वैक्सीन जो है वो भारत के शेड्यूल में आना चाहिए वगैरह। वो काम जो है एनटीएजीआई का है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि आईसीएमआर ने एक्चुअली अपनी जो बाधा है उसको ओवरस्टेप किया है, मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सरकार के थ्रू उसके ऊपर गए हैं वो लोग। उन्होंने पार्टनरशिप किया, पीपीपी किया, जैसे हम पीएचएफआई के बारे में पीपीपी बोल रहे हैं, तो आईसीएमआर ने पीपीपी किया पाथ के साथ, जिसको गेट्स फाउंडेशन से फंडिंग मिल रहा था। और उस टाइम पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला कि आप कैसे पीपीपी कर सकते हो भाई, आपका कैसे इंटरेस्ट हो सकता है टीके को शेड्यूल में लाने के लिए, तो इसके लिए आप क्या फार्मा कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट्स है वो रिपोर्ट में। तो बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है, आपको जाके पढ़ना चाहिए। और हमारे बहुत अच्छे ये इसमें बड़ी मेन जो मैं आर्टिकल आपका पढ़ा पूरा, मैं देख रहा था कि ये पार्टी स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी कर रही है। मतलब इसको मैं पॉलिटिकली कुछ मैं नहीं बोलना चाहता इसमें, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इसमें सब पार्टीज जो हैं वो मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया, और उसमें मैंने फोटो देखा जिसमें आपने दिखाया कि गांधीनगर में मनमोहन सिंह के पहले सुषमा स्वराज के विकीलीक्स में लीक होके आया था। सुषमा स्वराज जो थी वो पहले बीजेपी के टाइम पे थी 2004 में। वो टाइम से विकीलीक्स के लीक्स निकल के आए हैं कि कैसे यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इनको यहाँ पे वो टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर थी, तो यूएस का कम्युनिकेशन स्टेट डिपार्टमेंट का इनके साथ चल रहा था कि आप भारत में ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट खोलो और हमें कोई संस्था चाहिए जो भारत में ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट चलाएगी। तो इसका फील्डिंग एक्चुअली 2004 में शुरू होता है, मनमोहन सिंह के भी पहले जब बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार में ये चालू हुआ बात यूएस के साथ, फिर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने चालू किया, और अभी जो है बीजेपी की सरकार में ये पूरा कंटिन्यू हो रहा है। बीजेपी की सरकार ने एक चीज अच्छा किया कि पीएचएफआई का लाइसेंस को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया, बट उनको जितना करना चाहिए था वो हुआ नहीं है। इसकी वजह से आज ये जो भी समस्या है वो चल रही है, बिकॉज वो लाइसेंस सस्पेंड करके उनको किक आउट करना चाहिए था, बट वो लाइसेंस वापस आ गया। उसकी कहानी भी है, उस पर भी मैं आता हूँ। बट ये जो मैंने आईसीएमआर का केस मेंशन किया 2006-2007 का, वो अभी रेलेवेंट क्यों है, बिकॉज जैसे आईसीएमआर ने ये पाथ के साथ समझौता करके वो टाइम पे टीका लाने की कोशिश की भारत में, वैसे ही उन्होंने अभी के टाइम पे भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन का टीका है, उन्होंने
उनका उसमें स्टेक है, मतलब ICMR को 5% की रॉयल्टी मिल रही है, जो कोवैक्सीन का टीका बिकेगा उनको 5% पैसा मिल रहा है उस पर, ठीक है। और ICMR ने ही टास्क फोर्स सेटअप किया है, तो आप सोच दो कि जाल कितना बड़ा है वो। हाँ, और अभी के टाइम पे क्या हुआ है, जो मतलब हिस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, इतिहास है, हाँ वो रिपीट हुआ है अभी, इतिहास दोहराया है फिर से। और अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि जो कोवैक्सीन का फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल था, उसमें भी सेम चीज हुआ जो वो टाइम पे हुआ था, ऑलमोस्ट सेम चीज हुआ। मतलब आप देखोगे तो भोपाल में केस निकल के आया है जहाँ पे कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, तो वहां पे इन्होंने जाके गरीब लोगों को बोला कि आप 750 रुपए ले लो, हम आपको ये टीका दे रहे हैं, और अगर आप बाद में लेने जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे वगैरह, पर ये टाइम पे हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो उनको ये नहीं बोला गया कि ये ट्रायल चल रहा है, उनको ये बोला गया कि टीका आ गया है, आप लगवा लो, पर हम आपको पैसे दे रहे हैं उसको लगवाने मिल रहा है। हाँ, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी नहीं था। आपने लिखा है उसमें अपने आर्टिकल में लिखा है आपने इसे। जी जी जी, तो ये मतलब जो इतिहास है वो फिर से दोहराया है आज, और ये दोहराया क्यों है, बिकॉज ICMR के टाइम पे वो टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया था, इसीलिए आज ये किस्सा दोहराया है। इतने सारे जो गरीब लोग हैं, इनकी जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनपे मतलब वायलेशन हुआ है उनका, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने आर्टिकल में इतिहास दोहराने की आपने बात की योहन भाई, मैं अभी भारत में अंग्रेजी राज करके एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इस समय मेरा अध्ययन चल रहा है उसका। एग्जैक्टली यही वहां उन्होंने भी किया कि जैसे आज हमने इन IAS IPS इन सबको एक तरह से नवाब और राजा मान ले इनको, तो बस इनको इस एक व्यक्ति को पकड़ के इसमें फूट डलवा के हमारे खिलाफ इन्होंने काम करना है। तो एग्जैक्टली वो इतिहास वो अंग्रेजों के समय का भी अभी वही दोहराया जा रहा है कि विदेशी कंपनियां आकर इन लोगों को कन्विंस करती हैं और हमारे ऊपर राज कर रही हैं, और जो भी अपने नियम या संधियां एग्रीमेंट्स थोप रही हैं हमारे ऊपर। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतिहास दोहरा रहा है। तब तक चलते रहेगा जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, और थैंकफुली अभी बहुत काम चल रहा है इस पे, तो होपफुली हमें फ्यूचर में कुछ चीजें देखने को मिलेगी जो हमारे लिए सफलता लाएगी। बट मैं जस्ट अभी ये आर्टिकल पे समाप्त करता हूँ इसको अपना, मतलब जरूर इस पे, और फिर हम नीलेश जी का जो लीगल साइड है उस पे जाते हैं। तो एक और चीज मेंशन करनी थी मुझे कि आपने जो बोला NTAGI और PHFI का 2017 में कंट्रोवर्सी हुआ था, तो 2017 में क्या हुआ कि जो गेट्स फाउंडेशन है वो एक ITSU करके डिपार्टमेंट को फंड कर रहा था। अभी ITSU जो है वो NTAGI की कमेटी का सेक्रेटरी है, मतलब सेक्रेटेरिएट बोलते हैं उसको। तो अगर आसान भाषा में समझाने जाऊं तो गेट्स फाउंडेशन ने हमारी जो कमेटी है भारत में जो निर्णय लेती है कि कौन सा टीका आएगा कौन सा नहीं आएगा, उसके सेक्रेटेरिएट को वो लोग फंड कर रहे थे। तो इसके ऊपर RSS के जो अश्विनी महाजन थे, उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच के थ्रू ये मतलब काफी अवेयरनेस फैलाई इस पे कि ये गेट्स वगैरह ये सब फार्मा कंपनी के लिए काम कर रहे हैं गावी के साथ वगैरह, और फिर यहाँ पे आके ये हमारे कंट्री में निर्णय ले रहे हैं कि कौन से टीके आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो ये कंट्रोवर्सी के ऊपर फिर गेट्स फाउंडेशन का फंडिंग जो है वो ये ITSU से निकाला गया था, बिकॉज वो टाइम पे फिर माहौल ऐसा हो गया था कि उनको निकालना पड़ा देश में। और एक और चीज हुई कि PHFI जो है जिसके थ्रू ITSU सेटअप किया गया, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि जो ITSU है जिसके ऊपर गेट्स फाउंडेशन का फंडिंग निकाला गया वो एक्चुअली PHFI के थ्रू हो रहा था। मतलब ITSU का जो ऑफिस था वो PHFI में था दिल्ली में, ठीक है। तो इस PHFI का भी FCRA का जो फॉरेन लाइसेंस है उसको भी सस्पेंड किया गया, बट वो एक्चुअली दुख की बात है कि सिर्फ 9 महीने के लिए हुआ वो, और फिर वो सस्पेंड हुआ। फिर ये सब लोग मीडिया में आगे बात करने के लिए, जो ऐसे ये क्रिमिनल्स है सौम्या स्वामीनाथन, श्रीनाथ रेड्डी, विजय राघवन, ये सब अब मीडिया में आके बोल रहे हैं कि ये सब कंस्पिरेसी थियरी है। तो मैंने उसको भी रेफरेंस किया अपने आर्टिकल में कि जब इनको पूछा, मतलब इनको कन्फ्रंट किया गया है कि क्या ये सच है, क्या गेट्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आके ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि नहीं ये सब कंस्पिरेसी थियरी है, बिग फार्मा वैसे कुछ होता नहीं है, ये सब हमारे देश के ऑनेस्ट साइंटिस्ट है जो अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह। और फिर क्या हुआ कि श्रीनाथ रेड्डी और नारायण मूर्ति ने मोदी जी को एक खत भेजा था, तो उसका भी मैंने डाला है उसमें। और वो खत में उन्होंने लिखा था कि मोदी जी आपने ही हमारी गुजरात में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है उसकी आपने स्थापना की थी, उसकी भूमि पूजन आपने किया था, तो आप हमारा फंडिंग निकाल रहे हो, हमारे काम रुक जाएंगे वगैरह। तो एक खत लिखा गया था। आपने वो भूमि पूजन का फोटो डाला है आपने? वही फोटो डाला है मैंने। और फिर श्रीनाथ रेड्डी का तो बहुत फनी स्टेटमेंट था उसमें, वो बोल रहे हैं कि हम आपके ही फुट सोल्जर है, और आप फ्रेंडली फायर कर रहे हो, मतलब आप खुद की आर्मी पे फ्रेंडली फायर कर रहे हो और हम इंजर हो रहे हैं उससे। तो इसके पहले कि भारत के गरीबों का जो ये वेलफेयर और डेवलपमेंट है वो रुक जाए, आप हमारी फंडिंग रिस्टोर कर दो, बिकॉज इससे काफी सारे पब्लिक हेल्थ के जो प्रोग्राम्स है वो रुक रहे हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद वो जो लाइसेंस है वापस आ गया। बट
चौंका देनी बात ये है कि आप वो आर्टिकल पढ़ोगे जिसमें लेटर भेजा गया था, उसमें ये मेंशन किया है कि पीएचएफआई का जो लाइसेंस था उसको सस्पेंड किया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के बेसिस पे। मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने होम मिनिस्ट्री को बना के दिया था कि भाई पीएचएफआई ये कांड कर रही है, इनको पैसे आ रहे बाहर से पर वो कोई दूसरे काम के लिए यूज कर रहे हैं, इन्होंने अपनी एफडी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की है, और बहुत सारे जो एलिगेशन थे पीएचएफआई के वो आईबी के थ्रू आए थे, और वो आईबी वाले ने कोड दिया आर्टिकल में कि हम प्रेशर के अंदर आने वाले नहीं है। मतलब उनको प्रेशर आ रहा था कि आप ये क्यों रोक रहे हो वगैरह, तो बोला हम प्रेशर के अंदर आने वाले नहीं है, वी हैव, हमारे पास सॉलिड सबूत है और हम उस पर टिके रहेंगे। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी था। और फिर 2017 के बाद लाइसेंस आ गया, फिर गेट्स ने आके मोदी जी को अवार्ड भी दे दिए, और फिर मोदी जी के साथ काफी उनका कोऑर्डिनेशन चला ये पैंडेमिक के टाइम पे, तो फिर वो बाकी की बात बाद में हुई है। बट हाँ, ये एक्चुअली समरी है पूरा आर्टिकल का। मैं एनकरेज करूंगा दर्शकों से कि पूरा जाके पढ़े, बिकॉज वीडियो में तो हम इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल में बहुत सारी जो डिटेल है वो आपको आर्टिकल में ही मिलेगी, बट इसकी संक्षेप में तो मैंने यहाँ पे बता दिया जी। अभी नीलेश जी जो है इन्होंने ये सबूत के बेसिस पे और बाकी जो हम लोग वैज्ञानिक जो अध्ययन कर रहे हैं उसके जो भी सबूत मिले उसके बेसिस पे अभी नीलेश और दीपाली जी ने ये लीगल नोटिस भेजा है हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, मनसुख मांडविया को। और वन ऑफ द मेन डिमांड्स इज कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले है जो फार्मा कंपनी के साथ संबंध रख रहे, गेट्स के साथ संबंध रख रहे, उनको टास्क फोर्स से इमीडिएटली निकालो और उनको प्रोसिक्यूट करो कानून के हिसाब से। सो नाउ बाकी का इंटरव्यू अभी नीलेश सर हैंडल करेंगे। तो मैं सबको साथियों को ये बता दूं मैं कि जो हमारा विषय चल रहा है ये एक आर्टिकल है जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे योहान ने 2-3 हफ्ते लगकर जो है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, जिसमें बहुत लोगों के पर्दाफाश हुआ है, राज खुले हैं बहुत लोगों का, विस्फोटक सामग्री है थोड़ी, तो उसको आप लोग प्रिंट आउट करके या जैसे भी आप रखना चाहें उसका बैकअप रख लीजिए, क्या पता वो डिलीट कर दिया जाए। और हमें जो है ये योहान अभी जो सब बातें बोल रहे थे तो हमें हंसी आ रही थी, लेकिन मैं सब तो मन रो रहा है अंदर से, लेकिन वीडियो में रो नहीं सकते तो कम से कम हंसकर अपनी हमारा जो दुख है वो निकल रहा है। तो इसलिए आप सब ये मत समझिए कि हमें हंसी आ रही, कोई हम मजा ले रहे हैं इस चीज का, ये मजा लेने वाली चीज नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा एक जो है गड्ढा खोदा जा रहा है जिसको हम अपने सामने खुदते हुए देख रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियां गिरेंगी। तो इसके अंदर हमारा साथ जो है पूरे जोर शोर से जो है नीलेश ओझा जी दे रहे हैं। तो नीलेश जी आप अपनी बात शुरू करिए। बस उसमें एक बात मैं पूछ के शुरू करना चाहूंगा आपकी बात, कि जैसे ये बलराम भार्गव डीजी है आईसीएमआर का, और ये पीएचएफआई में भी एक पद लेके बैठा हुआ है, दोनों तरफ से बेनिफिट ले रहा है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें आएगा जरूर। ये इस तरह के लोगों के ऊपर कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है? क्या ये लोग इम्यून है बिल्कुल कि ऐसे जैसे मर्जी ये राजाओं की तरह हमें जो है वो कीड़े मकोड़े समझ के जैसा मर्जी अपना आनंद लें, जैसे मर्जी रूल पास कर दे? तो इसके ऊपर बात शुरू करते हैं, फिर आप अपनी बात प्लीज कहिए। तो अभी देखिए, आपको मैं एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये वर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, कि मेरा उसमें कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्ट कनेक्टेड नहीं, ये छोटी चीज हो गई। ये केस क्लियर केस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर मास मर्डर्स जीनोसाइड। मतलब मास मर्डर के लिए, सब जनसंहार करने के लिए की गई एक कॉन्स्पिरेसी साजिश। ये इसका ये सिंपल वर्ड में बता रहा हूं मैं आपको। तो अभी इसको हम अगर ये जो बलराम भार्गव या कोई भी हो, जो व्यक्ति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध है, और आपको क्लियर करता हूं, जरूरी नहीं कि मुझे डायरेक्टली ही उसमें प्रॉफिट होना है, मेरा अप्रत्यक्ष भी है। आपको सिंपल एग्जांपल, हमारे चीफ जस्टिस जो एनवी रमन्ना जी है, तो इनके घर के एक मैरिज में नागेश्वर राव जो सीबीआई वाले थे, वो एक मैरिज में उन्होंने अटेंड किया था, तो उन्होंने उनका केस का हियरिंग से खुद को रेक्यूज कर लिया, खुद दूर हो गए, बोले नहीं, एक बार मेरे घर में शादी में आए थे, मैं इनका केस नहीं सुन सकता। हमारा लॉ इतना स्ट्रांग है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसा अभी तक उनका चलते आया, मतलब बिल गेट का एंड जो उनका सिंडिकेट है, इनका एक पार्ट सही है कि खुद को बहुत होशियार समझ रहे, उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इन्होंने दूसरा गलती क्या कर दी, हमको बेवकूफ समझने लग गए। और क्या हुआ, पूरे दुनिया में इनका चलता रहा, मतलब कोई पैसे से, कोई प्रेशर में,
जैसा चाहे ये लोगों को दबा दबा कर, और एक मतलब इस तरह से उन्होंने उनका जाल रचा, तो अभी ये चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। 10 आदमी मिलकर एक आदमी को बेवकूफ बना सकता है, एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आप एक ही आदमी को 10 बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इन्होंने जो रेगुलर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और हमारे यहाँ के जो तथाकथित सो कॉल्ड स्वयं घोषित जनता के नेता है, अधिकारी है, जनता के मसीहा है, जो भी है, ये लोग इनकी साजिश में या तो शामिल हो गए, या इनकी साजिश को पहचानने में अक्षम हो गए, या इनमें इतना मतलब ये ताकत नहीं है कि इसका विरोध कर पाए। तो ये इसको अगर शॉर्ट में बताओ तो एक सिंपल इनकी साजिश है, इनको कैसा भी करके पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल हाथ में रखना है, बिना इलेक्शन लड़े। बिल गेट एंड सिंडिकेट का एकदम सिंपल है, वो ना कोई इलेक्शन लड़ा और ना लड़ने वाला है, उसको बैठे बैठे सब मैनेज कर रहा है। यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, प्रिंट मीडिया, जो भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया, मिनिस्ट्री, सब मैनेज कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब, और ये लोग कंट्रोल हो रहे हैं। अब क्या होता है, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज किसी पे एक पे अन्याय हो रहा है तो तभी रोको, नहीं तो ये दूसरे पर मतलब अगली बारी आपकी है। इसके लिए मैं सारे दर्शकों को एक सलाह दूंगा, आप अजय देवगन की जो हल्ला बोल मूवी है वो एक बार, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा ये इस फील्ड का, कि उसमें ऐसा छोटा सा मीम करके बताए। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारी मेंटेलिटी क्या थी कि कोई एक व्यक्ति उस पे हो रहा है ना, मेरे पे नहीं आया ना, तो बस ठीक है, हम पे हमारे पे जब आएगा तब देख लेंगे। इंडिया के राजा वैसा ही करते थे पहले, जब मोहम्मद गजनी आया, मुगलों का आया, अंग्रेजों का आया, बोले हमारे पे आएगा तो देख लेंगे। लेकिन जब वो उसको मारता था फिर, या फिर किसी को साथ में लेता था, खुद की पावर बढ़ा के, जब तुमको मारने था तुम्हारे साथ में कोई नहीं रहता था, और ऐसा करके उन्होंने इंडिया पे राज किया। तो ये जो है, ये हमारे इंडिया के लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। और जो लोग ये सोच में है कि जाने दो भाई यार, वो पीछे लगे है ना, ले लेते एक वैक्सीन, अच्छा और प्रेशर डाल रहा है, चलो दूसरा ले लेते, कुछ दिन के बाद प्रेशर हमारा, हमको हमारा काम करना। तो ये लोग अभी या तो अपने कर्मों की वजह से या अपने अकर्म की वजह से, मतलब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि कर्म कर रहा है तभी ठीक है, अकर्म कर रहा है तो अकर्म का भी कर्म है ना, तो एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन। तो हमारे आईपीसी में है ना कि अगर आपके सामने किसी का मर्डर हो रहा है, आप शांत बैठे तो आप भी आरोपी हो। तो वही हमारा कर्म का सिद्धांत है। तो ये जो भी हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें आपको मैं लॉ में बहुत सिंपल बताता हूं कि ये जितने लोग हैं, अभी इन्होंने एक प्लान के तहत, देखो कैसा किया, बिल गेट बैठा है वहां पर चाणक्य की तरह, और वो उसने सब इसको ठहरा दिया, इसको पैसा दिया, तूने ये काम करने का, तूने वो काम करने का, इसका हर एक का स्क्रिप्ट उसने लिख लिख कर दे दिया। अब सब लोगों ने मिलकर एक ही नैरेटिव चलाया, उसमें एक कॉन्स्पिरेसी है कि सारे दुनिया को गुलाम बनाने का, पॉपुलेशन कम करने का, जो भी उसकी कॉन्स्पिरेसी, एक एक एजेंडे दिख रहे। अब इस कॉन्स्पिरेसी के फुलफिल में क्या किया कि ये लोगों तो मालूम ही नहीं होना चाहिए लोगों को कि और भी इसमें उपाय है। सर अगर कोरोना नाम की, कोविड नाम की जो बीमारी है, तो इसके ट्रीटमेंट और भी है, अगर नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रूव किया वाला आनंदिया का आयुर्वेदिक कंपोजिशन है, ऐसे कई चीजें है, आइवरमेक्टिन है, विटामिन डी है, ऐसी कई चीजें, लेकिन ये लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए। तो एक क्या कर रहा है, एक पर्सन वो रोल अदा कर रहा है कि लोगों तक वो ना पहुंचे। दूसरा पर्सन क्या रोल अदा कर रहा है कि सोशल मीडिया पे वगैरह ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आए जो ये बताती हो कि वैक्सीन के वजह से लोगों को जानलेवा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वैक्सीन अप्रूव नहीं है, वो डिलीट कर दो।
एक पर्सन क्या कर रहा है कि पॉलिसी बना रहा है कि यार लोग तो डर ही नहीं रहे। उसको नेगेटिव प्लेसिबो इफेक्ट बताता हूं मैं आपको। प्लेसिबो इफेक्ट क्या कहता है कि एक पर्सन को आपने सादा सलाइन वाटर दिया, लेकिन उसके दिमाग में ये बताया देखो ये बहुत महंगा इंजेक्शन है, ये अमेरिका से लाया गया है, इसकी कीमत 25 लाख रुपए है, लेकिन डॉक्टर साहब गुडविल में आपको दे रहे हैं। तो वो जो अंदर से उसका जो माइंड वर्क करता है, तो वो दवाई से वो ठीक होता है। ये मतलब मेरे वर्ड्स नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। राइट, बिल्कुल। और ऐसा नेगेटिव इफेक्ट ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को रात को नींद में उसके पैर पे 2 निशान लगा दिए जाए सुई के, और उसको ये बताया जाए यार तुझे तो जहरीला सांप ने काट लिया, तो वो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है कि ये डर से कि मुझे सांप ने काटा, उसके बॉडी में जहर जैसी चीजें तैयार हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारा माइंड गेम है। तो ये माइंड गेम को फुलफिल करने के लिए फिर इन्होंने, बिल गेट एंड गैंग ने इन्होंने क्या किया, मास्क मैंडेट लाया। वो मास्क मैंडेट एक माहौल बनाने का, ये बहुत डेंजर है, आप डरो। मास्क मैंडेट हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, ये सब साइंटिफिकली सब इनके मतलब उसको सिंपल वर्ड में बोगस प्रूव है। कल ये योहान जी ने आरटीआई भेजा, बोले जनरल मास्क और N95 टॉप का मास्क, उसके पोर की साइज कितनी है, तो माइक्रोमीटर में, और जो वायरस की साइज कितनी है, तो नैनोमीटर में। मतलब एक पोर में से 1000 वायरस जा सकते हैं। तो ये मास्क क्या के लिए? मास्क आपके दिल में डर पैदा करने के लिए। एक दूसरी चीज, मास्क आपको कमजोर बनाने के लिए। नाक पे रखो, ऐसा लेते रहो, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते रहो, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, लंग्स डैमेज होंगे, ऐसे कई चीजें। तो ये होते हुए, लेकिन आप एक गौर करो कि सारे लोग लगे हैं मास्क पहनो, मास्क पहनो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख कर दे रही है कि मास्क मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप कॉलर ट्यून लो, एड में देखो, सब तरफ बोल रहे हैं मास्क पहनो। और आपने गौर किया कि कई इलेक्शन जो हुए, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन, सारे पार्टी के, मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं करता, सारे पार्टी के पॉलिटिकल लीडर बिंदास बिना मास्क के उन्होंने काम किया, चुनावी रैलियां की पूरा, और किसी को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हमारे किसान भाई वहां बैठे हैं, वहां पर आंदोलन के लिए, किसी को कुछ नहीं, काय का कोरोना, काय का। तो इनका क्या है, ये सब माइंड गेम चल रहा है। जिसको, और एक जो तीसरी चीज है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जिस व्यक्ति को कोरोना होकर गया या कोरोना छूकर गया, तो उस व्यक्ति की बॉडी में जो इम्यूनिटी तैयार होती है, वो इम्यूनिटी वैक्सीन, फुल्ली वैक्सीनेटेड 13 डोज लेने के बाद जितनी होती है, उससे 13, मतलब फुल्ली वैक्सीनेटेड के 13 टाइम ज्यादा, उससे भी रोबस्ट होती है। और नेचुरल इम्यूनिटी ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, नॉर्मली लाइफ लॉन्ग चलती है। जिसको एक बार एक बीमारी होकर जाती है बचपन में ऐसी, उसको लाइफ में कभी आती नहीं है, वो जो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। क्योंकि इनका खुद की थियरी है। ये क्या कहते हैं कि एक बार बचपन में आपको वैक्सीन दे तो जिंदगी भर आपको पोलियो नहीं होगा, आपको एचपीवी वैक्सीन देगा तो ये कैंसर नहीं होगा। इनकी खुद की थियरी है। लेकिन अब नेचुरल इम्यूनिटी का अगर बात बाहर आ जाए, तो फिर वैक्सीन लेगा कौन, और फिर इनको डरेगा कौन? तो फिर इन्होंने क्या किया, वो बात बाहर ही नहीं आने दिया, और वो बात सप्रेस किया जाए, इसके लिए एकदम सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा जो सिंडिकेट है, जो योहान भाई ने पूरा एक्सपोज किया, ये सब सिंडिकेट ने काम किया। एक ने भी इस पे बात नहीं किया, उल्टा इन्होंने ये ट्राई किया, समीरन पांडा हो या जो भी हो, उन्होंने हमने इंटरव्यूज दिए कि भले ही आपका नेचुरल इम्यूनिटी है, मतलब आप वैक्सीन से 13 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर आप हो, लेकिन आपको फिर भी वैक्सीन लेना है। क्यों लेना है? बोले मैं साइंस के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे मालिक को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनका नौकर। इसका एक ही सिंपल मतलब है ना, और क्या है, मैं ये देश का बहुत बड़ा गद्दार हूँ। इनके तो एक बार एक सबके नाम निकाल कर इनको नेम एंड शेम इन पब्लिक करना है, फोटो, मैं देश का गद्दार हूँ, मैं मानवता का दुश्मन हूँ, इनके सबके सबको 1 बाय 1 करना है हमको। बिल्कुल। तो ये लोग है ना, ये लोगों ने ये सब ऐसा किया अपना पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत,
जनता के हित का किसी ने नहीं सोचा। इसलिए हमने एक मौका दिया गवर्नमेंट को। देखो, हम चाहे तो डायरेक्ट भी केस फाइल कर सकते हैं, लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि क्रिमिनल को, हम दाऊद इब्राहिम को क्या नोटिस थोड़ी देंगे, डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर होगा उस पर। लेकिन हमने एक मौका दिया है केंद्र सरकार को, और खास करके हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी को। ठीक है, हर्षवर्धन ने जो भी किया है, जब मतलब इसके पहले वो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो भी किया है, तो मोदी जी ने उनको निकाल दिया। लेकिन आप आए हो, और आप डॉक्टर नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपके अंडर के जो ये तथाकथित सो कॉल्ड विद्वान है, टास्क फोर्स है या जो भी है, आपके आईएएस ब्यूरोक्रेट्स, आपके चीफ सेक्रेटरीज है, तो इनके पास से, इनके द्वारा ऑनेस्टली जनता के हित में काम करवा के लेना। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, बेसिक लॉ है यार, कि चपरासी से लेकर पंत प्रधान तक, कमिश्नर से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, हर कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, जन सेवक है, जनता का नौकर है। बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये पब्लिक सर्वेंट आज मास मर्डरर बन चुके हैं। आप देखोगे तो मीडिया में इसका रिपोर्टिंग हुआ है कि नेशनल टास्क फोर्स ने सेकंड लॉकडाउन के लिए अग्रेसिवली पुश कर रहे थे वो लोग। मतलब अभी जो दूसरी वेव में जो लॉकडाउन हुआ, इसके पीछे ये सारे टास्क फोर्स वाले चोर थे। तो इन लोग ने भारत में इतनी भूखमरी और जो इकोनॉमिक डेवेस्टेशन हुआ है, और इतने सारे लोगों की जाने गई है, डिप्रेशन, सुसाइड और अलग अलग कारणों से, इन सब के पीछे ये लोग इन्वॉल्व है। इसके लिए नीलेश जी ने जैसे बोला, नेम एंड शेम, और इनके अगेंस्ट कड़क से कड़क कार्रवाई डेफिनेटली होनी चाहिए। तो ये जो है ना, इनके तो ऐसी पूरी बुक मतलब इनके भी पूरी बुक बनने वाले हैं, हर घर में बुक देंगे। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, एवरीवन इज द पब्लिक सर्वेंट, और मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर एक ट्रस्टी है, एक ट्रस्ट होती है, और ट्रस्ट की जिम्मेदारी के लिए एक रखा गया है ट्रस्टी। तो जनता ने आपको ये विभाग संभालने के लिए नियुक्त किया है, तो आपको निर्णय जनता के हित के लेने के हैं। आपको छूट कर दिया है, इसका मतलब आपको खुला अधिकार नहीं है। कोई भी मिनिस्टर रहो, जो भी रहेगा उसको नियम से काम करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उस समय के वन मंत्री थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर स्वरूप सिंह नाइक, और दूसरे चीफ सेक्रेटरी थे अशोक खोत, इनको 1 महीना जेल में भेजा था। अभी एक दूसरा केस मैंने खुद रिप्रेजेंट किया था, उसमें हमारे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख, इनके खिलाफ सीबीआई का ऑर्डर हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुआ, आज एब्सकॉन्डेड है, तो आज फरार है वो। होम मिनिस्टर थे अभी जस्ट 4 महीना पहले, जो अप्रैल तक तो थे, जब ऑर्डर हुआ बाद में रिजाइन करना पड़ा, और अभी फरार हो गए। तो ये जो है ना, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। सिर्फ इनका क्या है, ये थोड़ा सा पब्लिक थोड़ी स्वार्थी हो जाती है, या कभी मजबूरी है कि इसका बेचारा एक आध आदमी है, उसको पूरा परिवार पालना है, दिन रात उसको मेहनत करेगा तो घर चलेगा, तो उसके पास समय भी नहीं है बेचारे के पास कि इधर किया जाए। और इन्होंने क्या किया है, लॉकडाउन वगैरह सब करा के आदमी को उसमें ज्यादा एंगेज भी करा दिया, कि ताकि इनके फ्रॉड की तरफ ध्यान न जाए। तो ऐसी जो भी परिस्थितियां, उसमें हम जैसे लोग, जिनके पास ईश्वर ने थोड़ा सोचने की शक्ति दी है, हमारे पास थोड़ा समय दिया है, हमको भगवान ने थोड़ा सदन बनाया कि हम अपना मतलब जो प्रोफेशन है उसमें से समय निकाल कर ये भी काम करेंगे, थोड़ा प्रोफेशनल असाइनमेंट कम लेंगे, तो हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन लोगों के बिहाफ पे ये देश सेवा में ये योगदान दें। बिल्कुल। तो इसलिए ये सब करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और इसमें हमने हेल्थ मिनिस्टर को एक स्पेसिफिक नोटिस में ये डिमांड किए कि आप सबसे पहले तो ये जितने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले और कॉन्स्पिरेसी वाले चोर कंपनी है, इनको सबसे पहले आप डिसएसोसिएट करो, इनको निकालो पहले टास्क फोर्स से, ऑनेस्ट लोग रखो एक, उसके साथ में इनका प्रोसिक्यूशन चालू करो।
तीसरा, ये जो पूरे बोगस एडवर्टाइजमेंट है ना, ये सब मतलब टीका पूर्णतः सुरक्षित है। इससे बड़ा तो जो कि कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बोले कोविड से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाइए। नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज वैक्सीनेटेड, इनका स्लोगन है। ये तो इनकी पोल तो खुद यही खोल रहे हैं। सारे मतलब लेने वाले, टीका लेने वाले को भी मास्क लगाना है, टीका लेने वाला भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है। तो ये जितने इनके जो झूठे एडवर्टाइजमेंट है, झूठे एडवर्टाइजमेंट को तुरंत रोको। और सरकार की जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि जनता को सच बताए। आधा सच भी झूठ है। सेपरेशन अमाउंट्स टू फॉल्स स्टेटमेंट, सप्रेसिव वेरी सजेस्टिव फॉल्सी करके लॉ में टर्म है। तो ऐसे केसेस है जो आज आपकी जो नोटिस दी गई है उसमें वो केस लॉज यूज किए गए। तो मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप जो वीरेंद्र सिंह साहब की तरफ से नोटिस भेजी गई है यूट्यूब को 1000 करोड़ का कॉम्पेंसेशन और कंटेम्प्ट का, आप एक बार पढ़ लीजिए तो उसमें कई सारे लॉ क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें ये भी लॉ है, चाहे यूट्यूब हो, डॉक्टर हो, सबका जिम्मेदार। यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब ने कोई भी व्यक्ति अगर इसके खिलाफ बात कर रहा है वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में, तो उनके वीडियो डिलीट करना शुरू किया। और क्या किया, उसके नीचे फिर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और ऐसे जो भी सिलेक्टेड उनका जो भी ग्रुप है डिसऑनेस्ट लोग, बेईमान लोग, उनके छोटे छोटे क्लिप डाला। वही उनका सब टीका सुरक्षित है। एक तो आपको योहान जी बताएंगे, एक पर्सन तो इतने गुलाम है, उसने बोला 120% सुरक्षित है। 110 तो हमारे एक्चुअली डीसीजीआई का हेड था, जिसके थ्रू ये डीसीजीआई एक्चुअली डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, वो ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करता है कि अप्रूव होगा कि नहीं टीका। तो वो उनके हेड थे, उनकी कमेटी के अंदर ये टीका अप्रूव हुआ है। उनकी कमेटी के अंदर कोवैक्सीन अप्रूव हुआ, जो फेज 3 ट्रायल चालू भी नहीं हुआ था। तो 2 फेज के ट्रायल है, एक फेज दूसरा फेज, उसमें सिर्फ 400 लोग पे ट्रायल किया गया है, टोटल 800 लोग। और उसके बेसिस पे इन लोग ने 1 बिलियन लोगों के लिए, भारत की पूरी 130 करोड़ की जनता के लिए वो डेटा के बेसिस पे इन लोग ने अप्रूव कर दिया। तो वो जो संस्था है उसके हेड ने बोला था कि ये 110% सुरक्षित है। तो क्या नाम था उनका? वीजी सोमानी। हाँ, वीजी सोमानी। तो ये ऐसे बिल गेट के स्वामी भक्त जो भी है, तो ये लोग इस तरह से पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं, तो ये ऑफेंस अंडर चीटिंग है, आईपीसी 420 का ये ऑफेंस है। और एक ना, आज मैं एक पोस्ट अभी भेजूंगा वीरेंद्र जी आपको और योहान जी को, तो वो आप सब लोगों तक सर्कुलेट कर देना कि हर व्यक्ति, देखिए टीका लेने से जो नुकसान हुआ, जिसको साइड इफेक्ट हुए, वो तो कॉम्पेंसेशन का हकदार है ही। लेकिन जो व्यक्ति इनका एड देखकर या फिर इनकी कंडीशन की वजह से कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में आना है तो आपको टीका लेना है, ऐसे किसी भी कंडीशन की वजह से जिसने टीका लिया है और इनके एड देखकर जो फंसा है, वो हर व्यक्ति कॉम्पेंसेशन का, हर्जाने का, नुकसान भरपाई का, मुआवजे का हकदार है। इसका लीगल पोजीशन एक छोटा सा एक आर्टिकल हिंदी में लिखा है मैंने, वो इंग्लिश में भी आ जाएगा। इसमें बहुत सिंपल लॉ है, आइदर बाय डिसिप्शन मतलब चीटिंग से, और बाय फोर्स। मेघालय हाईकोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है कोरोना टीके पर ही है। और आप, हाँ, और आपके नोटिस में एक और हमने मेंशन किया है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये कंपनी ने ऐसा ही मिसलीडिंग एड दिया था। उस एड की वजह से जिस पेशेंट का जो नुकसान हुआ, वो जिंदा था। आप एक बात बहुत सीरियस है, गौर कीजिए, सिर्फ उसको साइड इफेक्ट्स, उसके जो उसने फेस किया प्रॉब्लम, उसके वजह से उस व्यक्ति को कॉम्पेंसेशन कितना मिला पता है? एक सोचिए आप, एक पेशेंट को 2278 करोड़। यस यस, 2278 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन। अभी आर्टिकल 14 ऑफ इंडिया क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ।
उनके जान की कीमत है, हमारे जान की भी कीमत उतनी है। इंडिया वाले कोई गुलाम नहीं है अभी हम स्वतंत्र भारत के नागरिक है। तो कोई हरकत नहीं। 2002 तो अभी इसमें देखिए एक प्लस पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि हमको एक वकील होने के नाते अगर मैं केस डालू आपके बिहाफ पे, और मेरे पास कई केसेस है, आज ही केस आया मेरे पास, उसने वर्ली में 4 लोगों ने टीका लिया और 2-2 दिन में ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक से मर गए। तो आज ही केस आया अपने पास। तो अभी मुझे भी जब केस डालना है तो मुझे देखना पड़ता है ना उसकी कैपेसिटी कितने है देने की। तो अभी योहान भाई ने जो लिस्ट बनाई, अब ये तो खुद चोर लोग हैं, उनके इस पे जीने वाले लोग हैं। मतलब वो वहां से टुकड़ा फेंकते हैं, जो भी उनका आता है, इनको फंडिंग शायद 1000 करोड़ आ रहा है, 1 करोड़ रुपया महीना आ रहा है, जो भी आ रहा है। लेकिन हमारे कॉम्पेंसेशन उतना नहीं हो पाएगा ना इस पे। तो इसमें हमारे पब्लिक के बेनिफिट के लिए एक प्लस पॉइंट है, बताओ कि हम वसूल कहां से करेंगे। एज ए वकील है, एज ए मैं जज हूं, तो मैं ये सोचूंगा ना पहले कि ठीक है भाई, आप हकदार हो इतने कॉम्पेंसेशन के। अभी इंडिया में जो जिसका डेथ हुआ 100 करोड़ तो उसको मिलना चाहिए। जिसको जनरल टीका दिया, मतलब जिसको साइड इफेक्ट नहीं भी हो तो उसको कम से कम 1 करोड़ तो उसका हक बनता है। इवन आपको बताता हूँ, अजय गौतम का केस है, उस पे सिर्फ एक पॉइंट पे, बाकी सब ठीक था। तुमने पेशेंट का कंसेंट फॉर्म क्यों नहीं लिख कर लिया, करके 1 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया था उसको। तो ये मतलब 15-20 लाख रुपए, जैसा मोदी जी ने कहा था कि सबके अकाउंट में 15-20 लाख आएंगे, तो वो वैसे नहीं आते हुए ऐसे आ जाए। कोई हरकत नहीं। तो आप देखिए, लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि बिल गेट्स सिंडिकेट ने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सबको साथ में लिया। तो लोगों को मतलब ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इनकी सबकी प्रॉपर्टी सीज करा के हम इनके पास से कॉम्पेंसेशन ले सकते, तो मतलब थोड़ा शेयर ज्यादा आएगा लोगों को। जी जी। तो वो एक प्लस पॉइंट है। और देखिए कैसा कि आपने जैसा बोला, ये हमको हंसी भी आती है और दिल रोता भी है। मेरे मतलब परम मित्र का भी डेथ हुआ है जी। हाँ, तो देखिए पैसे से किसी की जान नहीं आ सकती, लेकिन वो इसलिए किया जाता है आगे चल के ऐसा कोई, मतलब उसको क्या बोले कि कोई उद्दंडता ना करे। हाँ डिटरेंस। तो ऐसा कोई दूसरे मतलब तैयार ना हो। मतलब अगर एक आध यह है दाऊद इब्राहिम है, तो उसको ऐसा सबक सिखाओ कि दूसरा दाऊद इब्राहिम पैदा ना हो। ओसामा लादेन है, उसको जैसा अमेरिका ने किया, ओसामा लादेन उसको मारो नहीं तो दूसरा ओसामा लादेन पैदा मत होने दो। तो ऐसा कुछ तो भी डिटरेंस, जैसा हमारे तुलसी रामायण में कहा कि भय बिनु होय न प्रीत, डर रहना चाहिए, उसके बगैर हिसाब में नहीं रहेंगे। और विस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि आपको अगर डेमोक्रेटिक रूल करना है, लोकशाही आपको चलाना है, तो लोकतंत्र के चलाने के लिए एक हाथ में डंडा भी रखना जरूरी होता है। रूल के बगैर तो नहीं जमता है। तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियंसी टू अ क्रिमिनल इज इनजस्टिस टू विक्टिम। मतलब इन पापियों पे अगर हम रहम दिखा देंगे तो ये बेचारे जितने विक्टिम है, जितने बेचारे पीड़ित लोग हैं, उनके साथ में अन्याय होगा नहीं। तो इसका हमने सबका समरी यही बताया है जी। कोई भी हो, हमने माननीय मंत्री जी से कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि देखिए ये सब हो रहा है, इसके हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, एक नोटिस दिया है, ये आपको 3-4 दिन जो भी आपको समय लेना आप लीजिए, ये सब सिंडिकेट को, चोर कंपनी को हटाइए, नहीं तो फिर उसके बाद में हम हमारा अभी शुरुआत करेंगे लीगल एक्शन। तो ये जो बिल गेट एंड सिंडिकेट है, तो अभी एक जैसा श्री कृष्ण जी गए थे समझाने के लिए, रुक जाओ अभी तुम दुर्योधन को, कि तू गलती किया, लेकिन जो भी हो सकता है एक संधि कर, और तू तेरे रास्ते वो उनके रास्ते। नहीं मान रहा था, लेकिन इसमें तो देखिए हमको अधिकार नहीं इनको माफ करने का पापी वो, क्योंकि कई पीड़ित है बेचारे। बिल्कुल। तो बाद में वो मान नहीं रहा था, तो फिर श्री कृष्ण ने जो बोला था, मतलब मेरे ख्याल से रामधारी सिंह दिनकर का है शायद उसमें, कि अब याचना नहीं रन होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा।
ठीक है, तुमको वार्निंग दिया। मैं उस मत का नहीं हूँ कि किसके पीठ पे वार नहीं करना। हम चाणक्य के मतलब फॉलोअर्स है, गोरिल्ला वार करेंगे हम। जहां जिसको कोर्ट में निकालना है कोर्ट में, जिसको जनता में नेम एंड शेम, मतलब युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है, इतना ख्याल में रखना। हमारी चाणक्य नीति रेडी है। और एक पब्लिक के लिए और एक अच्छी बात बता रहा हूँ, सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी जो ये कहता है सिटीजन्स राइट टू अरेस्ट एक कॉमन मैन। ये किसी को भी, उसको पता है उसके सामने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उस आरोपी को अरेस्ट करके पुलिस को हैंड ओवर कर सकता है। उसका भी हमारा नोटिस रेडी है। इसके बाद में इस सब चीटर कंपनियों का ये नेम लिखकर 43 सीआरपीसी में सिटीजन्स वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेंगे हम। कोई भी सिटीजन को जहां मिलेगा वो आरोपी वो लेकर जाएगा, वो अरेस्ट वारंट लेकर जाएगा, बोलेगा इस कारण की वजह से हम इस, चाहे वो बलराम भार्गव या जो भी व्यक्ति हो, हम एडवांस में पुलिस को नोटिस देंगे कि आप अरेस्ट करो ना, तो 43 सीआरपीसी में हम अरेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अरेस्ट करके उसको हैंड ओवर करेंगे पुलिस को, रखो इसको हवाला में। तो ये भी एक अधिकार है। जनता को बहुत सारे अधिकार है, सिर्फ कमी है जनता को एक होने की, जनता को अवेयर होने की, जागरूक होने की, अपने हक को पहचानने की और अपना कर्तव्य निभाने की। आज देखिए, आज आपको मेहनत कम लगेगी। आज अगर एक हो गए ना, आज आपको 10 पर, जैसा अंबर जी ने कहा उस दिन कि 10% समय और 10% आपका इनकम ये साइड में रखना पड़ेगा आज, नहीं तो कल तुम्हारा पूरा समय भी उनका रहेगा, तुम्हारा पूरा पैसा भी उनका रहेगा, तो आप गुलाम रहोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम रहेगी, आपका पूरा परिवार गुलाम रहेगा। जो हम पहले देखते थे वैसे ही हाल अभी होंगे, फिर अंग्रेजों वाला हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा होगा। और बाद में इनको भगाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्लानिंग इस तरह से काम कर रहे हैं। आज नहीं रोका तो बाद में बहुत तकलीफ जाएंगी। और बार बार हम लास्ट में ही कहते, मर्जी है आपकी क्योंकि जिंदगी आपकी। जी, तो नीरज जी, ये एक आखिरी बिंदु है कि स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम देने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है, और जैसे अभी आज दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर का लेटर मेरे पास आया है कि वो 15 अक्टूबर से पहले उसने साफ साफ ये लिखा है कि आपको वैक्सीनेशन नहीं लगवाया तो आपकी अटेंड जो आप आएंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी और आपको छुट्टी घोषित करके किया जाएगा कि आप छुट्टी पे हो, आप भी जाओगे तभी, और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस लैंग्वेज को यूज किया है। तो इन सब प्रकार के जो आदेश जारी हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ कुछ जो लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि जितने भी लोगों के ऐसे लीगल नोटिस आ रहे हैं, उसके लिए क्या आपकी राय रहेगी कि क्या किया जाए, जो जिनके पास ऐसे नोटिस आ रहे हैं या ऑर्डर्स आ रहे हैं? तो शॉर्ट में अगर बता दें इसको। शॉर्ट में बताता हूँ, उसके खिलाफ में एक लीगल नोटिस देना अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे ऑलरेडी है, हमने लोड किया ऑलरेडी वेबसाइट पे हो। तो आप टीसीएस का जो केस है ना उसमें वो लगा है, वहाँ पे हम सेपरेटली भी अपलोड कर रहे हैं। तो किसी को भी ऐसे अगर थ्रेट आता है तो पहले लेटर तो अथॉरिटीज भेजना चाहिए जो हमने ड्राफ्ट किया है, और उनसे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मेल पे भेज दिया, आप उनको कन्फ्रंट करो, आप उनको जजमेंट्स इंटरेक्ट करो, उनको समझाओ कि भाई इसके क्या दुष्परिणाम है, क्या लीगैलिटी है इसका, कैसे हाई कोर्ट ने रूलिंग्स दिए है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। उसके बाद भी नहीं समझते तो फिर नीलेश ओझा जी ने जो नोटिस तैयार किया है उसका भी हम वेबसाइट पे सेपरेट पेज में अभी डाल देंगे, तो वो उनको भेजो एक कवरिंग नोट के साथ। अच्छा, फिर भी काम नहीं होता है, उसके आगे भी नहीं सुनते थ्रेट देने के बाद, तो फिर उनको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी स्टेट से है वहाँ पे हाई कोर्ट में डेफिनेटली केसेस होना शुरू होना चाहिए। हमने यहाँ पे मुंबई में कर दिया है, तो अभी हमें जरूरत है कि सारे स्टेट से जो भी लॉयर्स है वो अलग अलग स्टेट्स में अपनी लीगल एक्शन शुरू करें ये टाइम पे। और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप पिटीशन फाइल करो, साथ में कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल करो। ऑलरेडी लॉ सेटल्ड है, इस पे भारत सरकार ने कह दिया है। उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मांगो। योहान का और फिरोज मिठीपुर वाला का पिटीशन का कॉपी दो उनको, उसमें हमने प्रोसिक्यूशन मांगा है। बिल्कुल, मैटर सब तैयार है। वो अगर टीके के अगेंस्ट करना है तो हमारा पिटीशन उठाओ, थोड़ा बहुत चेंजेस करो उसमें आपके हिसाब से और डाल दो वो सेम दूसरे कोर्ट में। तो अगर संपर्क करना चाहें तो योहान भाई किस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, वो भी बता दीजिए लगे हाथ। सेम वाला mail2aim@protonmail.ch mail2aim@protonmail.ch।
हाँ, और 2 है, टी मतलब 2 मेल, TO नहीं, TO नहीं है, वो 2 है, MAIL मेल न्यूमेरिक 2, हाँ न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, मेल टू एम, ठीक है। तो मैं हम ये वाला ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसी के साथ जी बिल्कुल, तो हम लोग ये पूरा जो डिटेल है जो दिया आज, मुझे लगता है कि जो नीलेश जी ने बहुत बड़ी बात एक बोली कि हमें 10% समय और 10% जो है इनकम इसके लिए रखनी पड़ेगी। तो जहां तक मैंने अभी बता रहा था कि मैं भारत में अंग्रेजी राज का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने देखा कि बाद में अंग्रेजों ने जो इस देश का हाल किया, अब जो हमें कितना मुश्किल हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हम ये लीगल व्यवस्था भी देख रहे हैं, ये भी उन अंग्रेजों की दी हुई है, इस कारण से जो हमें जल्दी न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरी जो व्यवस्था इन्होंने बताई, तो आज मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको आपका एग्जाम देने में एक वैक्सीनेशन की वजह से कठिनाई आ रही है, या अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इतना बलिदान तो शायद आपको देना पड़ेगा कि शायद वो एग्जाम छोड़ना पड़े। लेकिन एक एग्जाम छोड़कर आपके अंदर उस कॉलेज से लड़ने की जो शक्ति आएगी, जो ताकत आएगी, क्योंकि आपका कुछ दाव पे अब नहीं है। अगर आपका एग्जाम छूट गया, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो उसके बाद आप बिल्कुल सामने भिड़कर उनके साथ जो है ये कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि उनका जब तक डर आपका है कि नौकरी चली जाएगी, जिस दिन आपने डर हटा दिया अपने मन के अंदर से, आप देखेंगे कि आप और बेहतर तरीके से इस व्यवस्था जो हमारे खिलाफ यूज की जा रही है इससे लड़ पाएंगे। तो योहन भाई और नीलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने रात तक जगकर इस मुहिम में पूरे देश के लिए हम लगते हैं, रात भर आप लोग रिसर्च करते हैं। तो हमें आशा है कि ये हमारा जो प्रयास है, ये 1857 की क्रांति की तरह एक बीज बोकर जाएगा, जिसका वृक्ष हमारे आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में और इस सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद, थैंक यू। वंदे मातरम।